वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेव स्पीड या वेव इक्वेशन भी कहते हैं इसे। तो वेव स्पीड क्या होती है और वेव इक्वेशन क्या होती है ये आपको बताते हैं। फर्स्ट में हमारे पास टर्म आ रही वेव स्पीड, तो इसको डिफ़ाइन करती वेव जब किसी मीडियम में से पास आउट होती है तो एक स्पेसिफिक स्पीड से मूव करती है, उसको हम वेव स्पीड कहते हैं। द वेव विच प्रोपागेट थ्रू अ मीडियम इज़ कॉल्ड वेव स्पीड। अब वेव अगर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करके गई है तो यहाँ पर इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ इसे टाइम लगा हुआ है। जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें स्पीड की टर्म मिलती है। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन v इज इक्वल टू एस ओवर टी एज इट इज़ लिखा। और आपने एक चीज़ पढ़ी, जब वेव कंप्लीट करती है तो वो जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ के इक्वल होता है, और जो एक वेव अपना कंप्लीट होने में वेव टाइम लेती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और उस टी को मैंने कैपिटल टी के इक्वल लिख दिया, एस इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल लिख दिया, क्योंकि एक वेव कंप्लीट हुई उस पाथ को हम वेव लेंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने एस की जगह पे लैम्डा पुट कर देना है और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देना है। यहाँ से टी मैंने सेपरेट किया और फिर आप जानते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एफ़ की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये रिलेशन कंप्लीट हुआ, v इज़ इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एफ़। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ़ लैम्डा। तो यही वो इक्वेशन थी वेव इक्वेशन से जिससे हम किसी भी वेव की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, उसे रिपल टैंक कहते हैं। रिपल टैंक की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो वेव प्रोड्यूस करवाता है और इनकी करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी देयर करैक्टरिस्टिक्स। इन करैक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, वेव किस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं, किस तरह रिफ्रैक्ट करती है, किस तरह डायफ्रैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन है, रिपल टैंक क्या है, कैसे वेव प्रोड्यूस होती है, इसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम बनाई है। डायग्राम में देखिए, फर्स्ट वाला आपके पास टेबल होना चाहिए। टेबल के ऊपर एक ट्रे होना चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी ग्लास या प्लास्टिक का बना हो। उसके बाद इसके अंदर हमने वाटर रखा हुआ है और नेक्स्ट इसके साथ एक ये मैंने ब्लैक पेन के साथ एक वुडन पैड रखा हुआ है, इसे वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर एक मोटर हमने सेट की हुई है, उस मोटर को फिर पावर सप्लाई से कनेक्ट किया। और उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ हमने एक लैंप रखा हुआ है और लैंप का फंक्शन क्या है ये आपको बताएंगे वन बाय वन। और लैंप को भी हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इस जब ये वाइब्रेटर चलेगा तो मोटर वाइब्रेट करेगी, नीचे पैड भी वाइब्रेट करेगा, तो वाटर इसके अंदर है वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन से फिर क्या होगा, आगे वेव प्रोड्यूस होंगी, और जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो उनका जो पैटर्न है, हम लैंप को ऑन करेंगे और नीचे एक हमने पेपर रखा हुआ, इसको स्क्रीन भी कहते हैं या पेपर कहते हैं। तो जैसे ही लाइट इस पे आके फॉल करेगी तो फिर उससे क्या होगी, प्लेन वेव जनरेट होंगी। उस पैटर्न को हम नीचे स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न हमें मिलेगा इस स्क्रीन पे वो यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। एक हमारे पास डार्क लाइन आएगी, एक दरमियान में हमारे पास ब्राइट स्पॉट बनेगा, फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरह प्लेन वेव जनरेट होंगी। अब इनमें कौन सा क्रस्ट होगा कौन सा ट्रफ होगा इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको देखते हैं। आपको पता है यहाँ पर ये देखें, ये वेव प्रोड्यूस हो गई हैं जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की। अब मैंने ये एक वेव यहाँ से निकाल के ड्रा की, इसका एक पार्ट ड्रा किया हुआ। तो जैसे ही लाइट ऑन करेंगे तो एक ये उसका ऊपर पार्ट जो क्रस्ट कहलाता है, नीचे वाला ट्रफ कहलाता है, ये ऊपर वाला कन्वेक्स लेंस के तौर पे एक्ट करेगा और सारी लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर हमें एक ब्राइट एरिया मिलेगा, उस ब्राइट एरिया को हम क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हाफ साइकिल होगा, वो साइकिल जो होगा उस पर जब लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करने से ये वाला हमने ट्रफ का नाम दिया हुआ है और ये ट्रफ एक्ट करेगा एज कनकेव मिरर के तौर पर। और कनकेव मिरर पे जब लाइट फॉल करती है तो वो उसको डाइवर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करे। इस डाइवर्जन की वजह से यहाँ पर हमें ये एक लाइन शो होगी। इस लाइन
ये जो लाइन होगी ये हमारे पास एक डार्क लाइन होगी, इसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। तो जो ब्राइट स्पॉट बनेंगे दरमियान में वो क्रस्ट होंगे और जो लाइन बनेगी उसको हम ट्रफ कहेंगे। तो इस तरह एक डार्क एक ब्राइट एक डार्क एक ब्राइट वेव का पैटर्न हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स को। इनमें फर्स्ट में आती है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या है? जब भी वेव किसी मीडियम से आके हिट करती हैं और बाउंस बैक हो जाएं वापस उसी मीडियम में, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए, इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर लाइट आके हिट की है और वापस बाउंस बैक होगी। जहाँ पे हिट की वहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं है। अब हम रिपल टैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होंगी इनसे जो पैटर्न हमने ये लिया है, अब आपने क्या करना है, रिफ्लेक्शन के केस में आगे एक बैरियर रख देना है। ऐसे वुडन बैरियर रख दे, कोई भी ऐसा बैरियर रख दे जो इसको रिफ्लेक्ट करवा दे वेव को। तो जैसे ही वेव यहाँ से आके हिट करेंगे, रिफ्लेक्ट करने के बाद फिर ये क्या होंगी, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर देखें जिस पॉइंट पे हिट करेंगे वहाँ पे हम नॉर्मल ऐसे ड्रा करेंगे, नॉर्मल लाइन ड्रा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या है, बराबर है। तो यही पैटर्न आपकी बुक पे बना हुआ है, मैंने भी यहाँ पे एज इट इज बनाया। आगे रख दिया हमने बैरियर। बैरियर से जब ये लेड पेंसिल वाली प्लेन वेव जाके हिट करेंगी, जहाँ पे हिट करेंगे वहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, और फिर इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो ब्लू वाली आपको दिखाई दे रही हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इनकी डायरेक्शन, इनका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, और वापस उसी मीडियम में मूव करना स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पर जहाँ पर आके हिट करेगी ना, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और जहाँ पे हिट करने के बाद वहाँ पे हम सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। और वेव पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये लेड पेंसिल वाली, जैसे ही बैरियर से हिट करेंगी तो फिर ये पाथ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगी। यहाँ पे हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, तो वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखाई दे रही है। हमने यूज़ किया रिपल टैंक को, और रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जो वेव की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है। इनमें हमने एक को देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव किस तरह हो रही है, आगे बैरियर रखना है, बैरियर से फिर ये वाटर वेव रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में जाएंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आती है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टर्म है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है, जब भी वेव एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम पे जाके हिट करती है तो अपना पाथ चेंज कर देती है, इसको रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। अब यहाँ पर देखें प्लेन वेव का ये पैटर्न आ रहा है, आगे हमने बैरियर रखा है। अब बैरियर आपने इस तरह रखना है, आपने कंप्लीट इसको वाटर में डिप कर देना है। कंप्लीट वाटर में डिप करने के बाद पीछे वाला डीप रीजन बन जाएगा, और जो वाटर इसके ऊपर आएगा वो हमारे पास शैलो रीजन बन जाएगा वाटर का। तो यहाँ पर पानी कम गहरा होगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा होगा, यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर वेवलेंथ कम होगी। यहाँ पर वेव जो होगी अपना पाथ थोड़ा सा क्या कर देंगी, चेंज कर देंगी। तो पहले डायरेक्शन इनकी ये थी, अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये वेव प्लेन वेव का पैटर्न आ रहा है। जैसे ही डीप से शैरो में आएगा, उस बैरियर के ऊपर जो वाटर आ रहा है वहाँ पर कम गहरा पानी होगा, तो फिर वो अपना पाथ क्या करेगा, पानी थोड़ा सा चेंज करेगा, और ये जो वेव होंगी आपको थोड़ा सा इनकी डायरेक्शन में चेंज दिखाई देगा। और नेक्स्ट हमें जो पैटर्न मिलेगा ये प्लेन पैटर्न मिलेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, पीछे वेवलेंथ ज़्यादा है, आगे आकर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीछे स्पीड इनकी ज़्यादा है, आगे आके इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो शैलो रीजन में वेवलेंथ भी कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है वेव की, और डीप रीजन में वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है। यहाँ से हम इस रिलेशन से इसको देखते हैं।
जो वाइब्रेटर है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो इक्वल का साइन और फ्रीक्वेंसी को जब ख़त्म करेंगे तो वी और लैम्डा के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो अगर डीप रीजन में देखा जाए वहाँ पे वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। और शैलो रीजन में हमने देखा इन दो वेव के दरमियान गैप क्या हो गया, कम हो गया, इनकी वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब वेव डीप से शैलो रीजन में एंटर होती हैं तो उनकी स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी वेवलेंथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव भी कंप्लीट है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम एट एन एंगल, कुछ एंगल पे आप जब इसको बैरियर को रखेंगे, कंप्लीट इसको डिप करेंगे, इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज काजिंग द वेव चेंजिंग डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वेवलेंथ चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि वेवलेंथ आगे वाले रीजन में कम हो जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है और डायरेक्शन हल्का सा पाथ क्या करती है, वेव बेंड कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का भी ये जो करेक्टरिस्टिक्स है कंप्लीट हुई। आगे नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या होती है, जब वेव एक मीडियम से गुजरते हुए किसी दूसरे मीडियम पे फॉल करती है तो वो अपने पाथ को सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। यानी कि जब वेव किसी दूसरे मीडियम पे हिट करेगी ना तो अपने आप को बेंड कर लेगी, इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब बेंडिंग कैसे देखते हैं हम, ये प्लेन वेव पीछे से वही आ रही हैं, उनकी वेवलेंथ भी आप देख रहे हो, यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास वेवलेंथ है। अब आपने क्या करना है, दो बैरियर लेने और उस रिपल टैंक में इस तरह पुट कर देना, एक बैरियर ये रख देना और एक बैरियर इस तरह आगे रख देना। अब आपने ऑब्ज़र्व ये करना है, अगर तो आपने ये वाला स्लिट का जो गैप है पीछे जो वेवलेंथ की जो वेव आ रही है उसकी वेवलेंथ से अगर रखा कम और या इसके रखा बराबर तो आपको ये आगे वाले सर्कल शार्प दिखाई देंगे, मैक्सिमम बेंडिंग हो रही होगी, इसी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्कल मोर प्रोमिनेंट दिखाई देंगे, इसका मतलब यहाँ पे डायफ्रैक्शन मोर प्रोमिनेंट होगी। कंडीशन क्या है, ये स्लिट का गैप इस वेवलेंथ से या कम हो या इस वेवलेंथ से क्या हो, बराबर हो, इसके बराबर हो। अगर आपने गैप ज़्यादा रखा और वेवलेंथ हुई कम तो आपको जो डायफ्रैक्शन है वो मोर प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देगी और एक दो सर्कल के बाद वो आस्ता आस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम, जब वेव किसी मीडियम से बेंड होती हैं, इसी को हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लें, द स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव व्हेन दे पास थ्रू द स्लिट्स और मूव अराउंड द ऑब्स्टेकल इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। और इसका एक मैंने पॉइंट लिखा है, स्पेस बिटवीन स्लिट इज इक्वल आर लेस देन द वेवलेंथ ऑफ वेव देन द सर्कल इज़ मोर प्रोमिनेंट। तब जाकर डिफ्रैक्शन क्या होगी, मोर प्रोमिनेंट होगी, जब इनके दरमियान, स्लिट के दरमियान गैप वेवलेंथ की निस्बत क्या होगा, या इक्वल होगा या कम होगा। तो यहाँ पे आपका ये रिपल टैंक वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।